सभी छात्रों को जय हिंद। आज हिंदी दिवस है और वैसे हमारी सीरीज चल रही थी हिंदी के लिए, तो आज हम लोग हिंदी डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 4। ठीक है, ये उन सभी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है जिसमें हिंदी पूछा जाता है और ख़ास करके इंटर लेवल या ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हो, जैसे कि झारखंड सीजीएल, ठीक है, झारखंड का सचिवालय सहायक, महिला पर्यवेक्षक, नगर पालिका, ये सब बहुत सारा एग्जाम आने वाला है जिसके लिए ये मॉडल सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी के लिए, हिंदी का जितना भी एग्जाम होता है सबके लिए ये जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉडल सेट 4 से। इससे पहले मैंने मॉडल सेट 3 करवा दिया है, उससे पहले 2 भी करवा दिया हो, लेकिन 2 ऑफलाइन करवाया हूँ। ठीक है, ये ऑनलाइन है मॉडल सेट 4। तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में ही दिया हुआ है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये है 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि आज का डेट है। चलिए अपना हम चेहरा को हटा देते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, विकास की दृष्टि से, इसको सही से सजा लेते हैं, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम क्या है, तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम है संस्कृत। ठीक है, बहुत बार बता चुके हैं हम और फिर से आज बता दिए। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा में क्या है क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी से प्राकृत, पश्चिमी हिंदी से पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सहयुग्म क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो प्राकृत पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सहयुग्म क्या है, तो यह है आपका खड़ी बोली और बुंदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, अर्ध मगही अपभ्रंश से विकसित बोली है, अर्ध मगही अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन का स्पीड तेज रहेगा क्योंकि 100 क्वेश्चन डिस्कस करना है। ठीक है, और समय कम है। 21 तारीख को एग्जाम है आपका JSSC CGL का। जो भी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं कमेंट में लिखिएगा, हाँ हम उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम। इसके बारे में मैंने बहुत बार डिस्कस कर चुका है, ऑफलाइन भी कर चुका हूँ और ऑनलाइन भी इसको मैं लूँगा। तो ये हो गया आपका, सबसे पहले क्या आया था, ब्राह्मी लिपि आया था, फिर गुप्त लिपि आया था, फिर नगरी लिपि और फिर देवनागरी लिपि। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का यही सही क्रम है, पहले ब्राह्मी, गुप्त, नगरी, और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की जो विशिष्ट बोली है ब्रजभाषा, वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपका काव्य भाषा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे बताइए, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ये दोनों तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा राजभाषा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में मैंने अच्छा से अंतर समझाया है मेरे पिछले वीडियो में, तो जरूर देखिएगा क्या है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, है ना। नेक्स्ट 8वां नंबर, 8वां नंबर में है आपका ढूढोली बोली। ढूढोली बोली कहाँ पर बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ढूढोली बोली कहाँ बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान में। 9वां नंबर, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13 13 और दूसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती है उसे छंद कहते हैं। ठीक है, इसका मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा, आज ही शाम को लाऊंगा, किसको छंद कहते हैं, किसको चौपाई कहते हैं, किसको दोहा कहते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में आप जान लीजिए कि जो दोहा होता है उसमें होता है 13 13, पहले और तीसरे चरण में 13 13 आपका ये होता है छंद, तीसरे में 13 13 मात्रा होता है, और दूसरे तथा और जो नेक्स्ट चरण होता है दूसरा और चौथा में 11 11 मात्रा होता है, वही छंद कहलाता है। ठीक है, तो ये दोहा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है।
दोहा में इस तरीके का होता है, पहले और तीसरे में 13-13 होता है और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा होता है। मात्रा समझ में आता है ना? नहीं समझ में आता तो बता देते हैं, ठीक है। मात्रा का मतलब, ये 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बताइए क्या है? ये दोहा है, सवैया है, चौपाई है या काकली है? ठीक है, क्या है ये बताइए। अभी हम क्या बोले थे, जैसे देखिए ये 4 चरण में विभाजित है। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। 4 चरण तो हो गया, 4 चरण तो बहुत सारे लोगों में होता है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं, पहला और तीसरा में कितना होना चाहिए? 13 गो होना चाहिए। र अ 1, ठीक है। फिर ह, उसमें ई लगा हुआ है, यानी ये 3 हो गया। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहला में 13 हो गया। दूसरा में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11। दूसरा में 11 हो गया। तीसरा में भी गिनेंगे तो 13 आएगा और चौथा में गिनेंगे तो 11 आएगा। यानी अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे, पहला और तीसरा में क्या होना चाहिए? 13 होना चाहिए, दूसरा और चौथा में 11 होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये दोहा का परिभाषा होता है। अब इसमें हम ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। अस्थाई भावों की कुल संख्या क्या है? तो अस्थाई भावों की कुल संख्या 9 है। याद रखिएगा डायरेक्टली, ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा दिमाग लगाइएगा, कम समय बचा हुआ है, जो पढ़े वो भी भूल जाइएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, शांत रस की अस्थाई भाव, ठीक है। शांत रस की अस्थाई भाव क्या है? ये है आपका निर्वेद। जो शांत होता है, मतलब जो जिस भाव से ये पता चलता है कि वो शांत है, ठीक है, उसका अस्थाई भाव निर्वेद होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो श्रृंगार भाव का जो अस्थाई भाव है ये रति है। श्रृंगार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, और ये रस का ही चैप्टर में आता है, रस, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? जो कवि बिहारी हैं वो मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि थे, ठीक है। नेक्स्ट फिर से आ गया वही 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मेरे तो गिरधर गोपाल सोई न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ठीक है। ये इसको पढ़ रहे थे, कैसा समझ में आ रहा है? कैसा, ये क्या ये शांत है, क्या ये करुण है, क्या ये हास्य है, क्या ये शांत है या श्रृंगार है? आपको ये दो चीज समझ में आ रहा होगा, श्रृंगार रस या करुण रस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। ये जो आपका दोहा चौपाई जो बोला गया है, इसमें आपको किस तरह का भावना का उत्पन्न हो रहा है, इसको पढ़ने से आपको कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये श्रृंगार का भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर, कबीरा सोई पीर है, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीत, जे न पीर न जानिए, सो काफिर बेपीर, ठीक है। तो ये क्या है? ये यमक अलंकार है। अलंकार जब आप पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा, और ये सभी क्वेश्चन आएगा। जो ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ना, खासकर जो एसएससी सीजीएल का बात कर रहे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आने का संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा बेसिक से, ग्रामर बेसिक से पढ़ना होगा। बाकी कहानी तहानी तो वही है, उसमें पात्र को याद रखना होगा, कौन पात्र क्या था, और लेखक के बारे में जरूर याद रखिएगा, लेखक से क्वेश्चन आता है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। 17 नंबर, संदेशनी मधुबम कूप भरे में कौन सा अलंकार है? तो इसको पढ़ने से आपको कैसा लग रहा? संदेशनी मधुबन कूप भरे, तो कैसा भाव आ रहा है? ये अति सयोक्ति भाव आ रहा है। 18 नंबर, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण इसमें से स है, ठीक है। वर्णों के बारे में जब आप पढ़िएगा तो कौन कौन सा वर्ण है इसके बारे में आपको जानकारी। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ जो हम लोग उच्चारण करते हैं इसका स्थान कौन सा है, ठीक है। तो ये है आपका कंठ उच्चारण। घ जो हम लोग उच्चारण करते हैं कंठ से करते हैं। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जो दो चीज को मिलाकर बनता है। ढ नहीं है, ज्ञ,
ज्ञ को देखिए दो चीज मिलाकर बनता है, जब आप ज्ञ पढ़िएगा तो जो दो चीज के बारे में पढ़िएगा, ग य, ठीक है, ग य ज्ञ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दंत्य मतलब जो दांत से हम लोग दांत टकराता है। तो 21 का क्या हो जाएगा आंसर, पढ़िए एक बार अपने से, और हो सके तो ऑप्शन में मतलब कमेंट में आंसर जरूर बोलिएगा, ठीक है, या फिर अपने पास एक कॉपी रखिएगा, उसमें आंसर खुद से देने का प्रयास कीजिएगा और चेक कीजिएगा क्या मेरा सही होता है क्या गलत होता है, कितना सही होता है कितना गलत होता है, तो आपको पता चल सके कि हम एग्जाम के लिए रेडी हैं या नहीं है, ठीक है, और हमें कितना पढ़ने का और जरूरत है जो बचा हुआ समय है। तो ये हो गया ट, दंत उच्चारण नहीं है। ट को जब हम लोग बोलते हैं तो दांत का कोई ये नहीं आता। त को बोलते हैं दांत टकराता है, न को बोलते हैं दांत टकराता है, द को बोलते हैं दांत टकराता है, ट बोलते हैं ट ट ट नहीं टकराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं बताइए? तो उसे कहते हैं अक्रांत शब्द, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, छ वर्ण किसके योग से बनता है? क और छ से बनता है ना, के एस एच लिखते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। तो 23 का क्या हो गया, एक मिनट, और क और छ नहीं, के एस एच लिखते हैं, सी एच नहीं लिखते हैं, तो ये गलत हो गया, ये हो जाएगा के एस एच लिखते हैं इंग्लिश में। तो छ वर्ण जो है आपका ए नंबर, इसका आंसर सही हो जाएगा। इसको मिटाओ पहले और फिर से लिखो, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, स्वर्ण जिसको हम लोग वोवेल्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उसकी संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में ये 11 है। जो होता है ना उसके बारे में बात हो रहा है। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर, प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? अब हम लोग कहानी में आ चुके हैं। तो प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय नाम था प्रेमचंद के बचपन का, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है। 26 नंबर, होरी की मृत्यु कैसी हो जाती है? होरी जो होता है उसकी मृत्यु कैसे हो जाती है? होरी की मृत्यु हो जाती है लू लगने से, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि होरी किस कहानी का पार्ट है। गोबर में झुनिया से शादी कि वह किसकी बेटी थी? गोबर ने झुनिया से शादी की थी, वो किसकी बेटी थी बताइए? तो वो भोला की बेटी थी, ठीक है, बहुत बार बता चुके हैं। एक्चुअली में ये कहानी है आपका गौदान से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें भोला क्या रहता है, गोबर का ससुर रहता है ना, और होरी की मृत्यु लू लगने से हो जाती है। नेक्स्ट 28 नंबर, सुश्री मालती एक सुंदर महिला है, वह पेशे से थी, वो पेशे से क्या थी? ये कहानी का ही पार्ट है, वो डॉक्टर थी। सुश्री मालती जो थी एक सुंदर महिला थी और वो एक डॉक्टर थी। होरी की पुत्रियां थी, ठीक है, होरी की पुत्रियों का नाम पूछा। अब आप गोदान कहानी पढ़े रहिएगा तभी बताइए पाइएगा, तो इसीलिए गोदान कहानी अगर नहीं पढ़े तो उसको पढ़ लीजिए फटाक से, ठीक है। तो उसकी जो पुत्री थी वो रूपा और सोना थी, एक 18 वर्ष की थी, एक 12 वर्ष की थी, नहीं गलत बोल दिया, एक 16 की थी एक 12 की थी, इसी टाइप का था। अब छोड़ो वो सब, माथा दर्द कौन करता है। चलिए 30 नंबर, कबीर दास जी बनारस से अपना संबंध बनाते हैं। जो कबीर दास जी जो है वो बनारस से अपना संबंध बनाते हैं, ठीक है, कैसे? आत्मा और परमात्मा से, विरहनी नाइकौर प्रियतम से, जल और मीन से, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। जब आप कबीर दास जी के बारे में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कबीर दास से, 100% 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा कबीर दास से, ध्यान दीजिएगा। कबीर के अनुसार माया से बचने के उपाय क्या है ना? कबीर के अनुसार माया से बचने के उपाय क्या है? तो ये इसका भी आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, उपरोक्त सभी, संसार से विमुख होना, प्रभु की भक्ति से, काम वासना से दूर रहना, यही सब बोला गया। कबीर दास के काव्य आते हैं, कैसे काव्य हैं कबीर दास के? ठीक है, तो ये आते हैं मुक्तमय काव्य। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन और 34 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। शब्दों के जोड़ तोड़ से चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना उनकी प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। कबीर के बारे में यह कथन किसने कहा था? ठीक है, तो ये कथन जो है कबीर के बारे में कहा था आपके श्याम सुंदर दास ने कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, कबीर दास द्वारा दूर रहने की चेतावनी देते हैं, मतलब कबीर दास जी जो है किससे दूर रहने की चेतावनी देते हैं, तो वो हमेशा एक बात बोलते हैं, ठीक है, कनक और कामिनी से हमेशा दूर रहिए, ठीक है, कनक और कामिनी, कनक और कामिनी का मतलब समझ ही रहे होंगे, ज़्यादा बोलना नहीं है। चलिए 35 नंबर, 35, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात, धीरोधत आदि रस की परिकल्पना किसने की थी, तो ये परिकल्पना जी जो है वो भोज ने की थी, मिहिर भोज शायद थे, ठीक है, तो भोज जी ने की थी ये कल्पना। 36 नंबर, वत्सल रस को शामिल कर कुल 10 रस मानने वाले विद्वान कौन थे, तो ये थे हमारे विश्वनाथ जी, ठीक है। एक्चुअली में रस जो होता है 9 गो होता है, यहाँ पर वत्सल रस को शामिल करके इन्होंने कहा नहीं है 10 गो रस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी शायद आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ध्रुव स्वामिनी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, तो ये कौन सा कथन सत्य है, यह प्रसाद की अंतिम नाट्य कृति थी, ये सही है, यह इतिहास सम्मत है, इसके बारे में, यह गुप्त कला से, ये भी सही है, गुप्त कला से संबंधित है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में शक राज के गुरु कौन थे, तो शक राज के गुरु इसमें थे आपके मिहिर देव, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, हिंदी भाषा के प्रथम कवि कौन है, ठीक है, तो जो माने जाते हैं वही होंगे, सह सरपहा है, हिंदी भाषा के जो प्रथम कवि है उनका नाम है सरपहा। शराबी के जीवन में महुधा के आने के बाद क्या होता है, ठीक है, महुधा एक कहानी है जिसमें क्या होता है, महुधा शराबी रहता है और जो वहाँ के मुख्य जमींदार रहते हैं उनको कहानी सुनाकर पैसा कमाता है, लेकिन क्या होता है कि 7 दिन से ये दारू नहीं पिया हुआ रहता है और उनको कहानी सुनाता है तो कुछ पैसा मिलता है, और जब देखता है वहीं पर एक काम करने वाला नौकर रहता है, उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है वहाँ पर, तो उसको अपने साथ ले आता है और फिर उसको पालता पोसता है, ठीक है, और उसके लिए कमाना स्टार्ट करता है, यही इसमें कहानी में बताया गया है, ठीक है, एक गोविंदा का फिल्म है उसी से रिलेटेड समझिएगा इसको। तो 40 का आपका हो जाएगा डी आंसर, ठीक है। तो क्या क्या परिवर्तन आता है, पारिवारिक बंधन का अर्थ समझ में आता है, शराब पीना छूट जाता है, कुछ काम करने की इच्छा हो जाती है, ठीक है, तो पजाने का काम करने लगता है ये। 41 नंबर, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, ठीक है, हम इससे पहले दोहा वाला बताए थे, तो चौपाई में कितनी मात्राएं होती है, चौपाई में होती है आपका 16 मात्राएं होती है, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, इसको गिनने आना चाहिए आपको, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन आया और आपको पता है कि 16 मात्राएं होती है और आपको ये नहीं गिनने आता है कि कैसे गिनते हैं, ठीक है, तो इसमें मात्रा गिना जाता है, जैसे मात्रा लिखा हुआ है, ठीक है, तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 मात्रा ही होती है प्रत्येक छंद में। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, छंद के कितने प्रकार होते हैं, छंद पढ़ना पड़ेगा तभी पता चलेगा, तो छंद के 3 प्रकार होते हैं। मैला आंचल में अनाज की ऊंची दर से किसको फायदा होता है, अनाज की ऊंची दर से किसको फायदा होगा बताओ, ठीक है, तो तहसीलदार को भी फायदा होता है, सिंह जी को भी फायदा होता है, खिलावन सिंह को भी फायदा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट, महिला आंचल में सोशलिस्ट पार्टी के पत्रिका लाल पताका के संपादक कौन थे, तो ये थे हमारे चिंगारी जी जो थे ना वही थे, महिला आंचल पढ़ना होगा इसके लिए, ठीक है। 45 नंबर, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, यह कथन किसका है, तो यह जो कथन है वो है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट 46, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग किसकी कृति है, तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश का योग ये कृति है धर्मवीर जी का, ठीक है, तो धर्मवीर भारती जी का। 47 नंबर क्वेश्चन, नागरी प्राचीरणी सभा पत्रिका में प्रकाशित पुरानी हिंदी शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन थे, ठीक है, अगर आपको पता है तो आप आंसर दे सकते हैं या फिर बगल में लिख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद मेरा आंसर का वेट कीजिए, तो आंसर इसका हो जाएगा डी,
चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 48 नंबर क्वेश्चन, अपभ्रंश को हिंदी साहित्य में के इतिहास का अंग मानने के लिए क्या आधार होना चाहिए? ठीक है, तो इसके लिए आधार क्या होना चाहिए? उच्चारण में भिन्नता होनी चाहिए। ठीक है, तभी ना मानेंगे। कुछ भिन्नता होगा, मान लीजिए एक ही जैसा सब हो जाएगा। सॉरी, इसका हम अच्छा से आंसर इसका डी होगा। ठीक है, और डी, अरे आगे पीछे नहीं हो रहा, जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए। ठीक है, यानी इस जो वाणी है उसका जो जाति है उसमें भिन्नता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, 50वां नंबर क्वेश्चन, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले कौन थे? तो ये थे हमारे रामचंद्र शुक्ल, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी बोले थे। नेक्स्ट 51 नंबर, भाषा विज्ञान में प्रायः उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है। भाषा विज्ञान में प्रायः उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और आंसर देना है। ठीक है, तो क्या माना जाता है? पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी, यही सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 51 नंबर, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? जो पूर्वी हिंदी है इसका विकास किससे हुआ है? तो इसका विकास जो हुआ है वो अर्धमगही से हुआ, बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? तो ये है हमारे मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? ठीक है, तो ये है हमारे लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल है। नेक्स्ट, अरे यार थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ज़्यादा भी बड़ा मत हो। 55 नंबर, हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उतंड मार्तंड। ठीक है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो छायावाद के प्रवर्तक का नाम है जयशंकर प्रसाद। छायावाद जो है उसका प्रवर्तक का नाम है जयशंकर प्रसाद। 57 में आ गया, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम क्या है? प्रगतिवाद और उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन जो है, यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है। ठीक है, तो यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो प्रेमचंद जी जो है इनके अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। आई थिंक ये लास्टवा उपन्यास था इनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य उपन्यास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है गार्गा द तासी। पद्मावत किसकी रचना है? बहुत बार हम लोग, मतलब इससे फिल्म भी बन चुका है, मलिक मोहम्मद जायसी जो था उसी का रचना है पद्मावत। ठीक है, नेक्स्ट 61 नंबर, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो बैताल पचीसी के रचनाकार हमारे सुरित मिश्र जी हैं। नेक्स्ट, भूषण की कविता का प्रथम, अच्छा से इसको सरिया लेते हैं, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? भूषण जो है वो जो कविता लिखे थे उसका प्रधान स्वर क्या है? तो वो है हमारा प्रशस्ति परक। 63 नंबर, तरुवर फल नाही खात सरवर पियही न पात, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये है आपका कबीरदास। तरुवर फल नाही खात सरवर पियही नाही पात, इनका जो कविता है पता चल जाता है कि यही लिखे हैं। 64 नंबर, संस्कृत के 4 अभ्यास किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ये है हमारे रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नाम सुने होंगे बहुत बार, काफ़ी फेमस है। 65 नंबर, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का जो आदि कवि है वो माना जाता है हमारे, और ये स्वयंभू का माना जाता है,
रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में आपके 7 कांड हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? तो ये है हरिशंकर परसाई, व्यंग लेखक। व्यंग का मतलब समझ में आता है ना? ठीक है। 68 नंबर, हिंदी पत्रिका कदम्बनी के संस्थापक कौन है? तो ये है हमारे राजेंद्र अवस्थी। हिंदी पत्रिका कदम्बनी के संस्थापक राजेंद्र अवस्थी है। नेक्स्ट 69, दिनकर किस रस के कवि है? जो दिनकर जी हैं वो किस रस के कवि है? वो वीर रस के कवि है। बहुत बार इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन आता ही आता है। निरालास को कैसा कवि माना गया है? तो निरालास को माना गया है क्रांतिकारी कवि। जो पहले कभी न हुआ हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अभूतपूर्व। ठीक है। समय की दृष्टि के अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल को क्या कहा जाता है? तो समय के दृष्टि से अनुकूल का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, यानी अनुकूल कहा जाएगा। तो 72 का अनुकूल तो कहा जाएगा, लेकिन क्या समय भी तो इसमें जुड़ा हुआ है ना, तो इसका हो जाएगा समयानुकूल। देखिए ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होगा। समयानुकूल, समयानुकूल, समानुकूल नहीं होगा, समयानुकूल होगा। तो इसमें कन्फ्यूजन होगा, जिसमें कन्फ्यूजन होगा उसको ध्यान से देखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, जो सब कुछ जानता हो उसको कहते हैं सर्वज्ञ। विधना मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि किसको कहते हैं? तो ये हो जाएगा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 75 होगा ना। आलोक का विलोम शब्द पूछा है, तो आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका आलोक का विलोम शब्द अंधकार। आलोक का मतलब क्या होता है? जानकार, तो अंधकार इसका हो गया। ठीक है। 76, गगन का विलोम शब्द क्या होगा? सॉरी, गमन है ना, थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं आया है, कोई बात नहीं। तो गमन का होता आगमन। 77 का हो जाएगा विलोम, विस्तार का विलोम। विस्तार का मतलब होता है बड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा? विस्तार का सूक्ष्म कि संक्षेप? संक्षेप हो जाएगा। संक्षेप में उत्तर दीजिए, कहते हैं ना। ठीक है, तो विस्तार का विलोम शब्द संक्षेप हो जाएगा। चलिए, मौखिक का विलोम शब्द, मौखिक का लिखित, इसको डिस्कस करने का हमको नहीं लगता कि जरूरत है। मौखिक का लिखित हो जाएगा। 78 का है। अमृत का पर्यायवाची शब्द, अमृत, अमृत, अमृत। ठीक है, तो अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुधा। विष तो होगा नहीं, मधुप भी नहीं होगा, आम्र भी नहीं होगा, तो सुधा हो जाएगा। ठीक है। खर का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची का शब्द का मतलब पता है ना, मतलब इसी का और मीनिंग। खर का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो खर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गधा। खर का मतलब होता है गधा। अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी है। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो झरना काव्य संग्रह के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो ये है हमारे मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, आपसे यही कहेंगे कि सारा ऑप्शन पढ़ा कीजिएगा और अपने से छांटने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं सारा ऑप्शन नहीं पढ़ सकता हूँ, अगर सारा ऑप्शन पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा इस वीडियो को और टाइम पास ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम पास नहीं करना है, कम समय है, ज़्यादा पढ़ना है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 84 का क्या हो जाएगा? पंच परमेश्वर कहानी जो है वो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी जी। रानी केतकी जो है किस कहानी के रचयिता है? तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो ये है हमारे इंसा अल्लाह खां, है ना। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं 86 से 87 में। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? तो आंसू काव्य के रचनाकार जो हैं वो हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति किसका है? तो ये जो प्रस्तुत पंक्ति है वो है बिहारी का। सॉरी, गलती हो गया, इसको हटाओ। चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, ये जो पंक्ति है ना, ये एक्चुअली में रहीम का पंक्ति होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा गलत दे दिया था, है ना, इसका आंसर हो जाएगा रहीम।
इसको हम अच्छे से पढ़े हैं, बहुत अच्छा से। ठीक है, तो इसका आंसर रहीम हो जाएगा, ये रहीम का पंक्ति है। 89 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अभिमानी। ठीक है, ये पंक्ति किसका है? तो ये पंक्ति किसका है बताइए? ये है तुलसीदास का। चलिए नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन। परिहित सरसी धर्म नाही, भाई पर पीड़ा सम नाही। अधमाई, ये जो पंक्ति है ये किसका है? तो ये है हमारे तुलसीदास का। नेक्स्ट, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर माप। मतलब सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति को किसने लिखा है? ठीक है, तो इस पंक्ति को रचयिता है हमारे कबीर। कबीर से जितना रहेगा ना सबको पढ़ लीजिएगा, कबीर से क्वेश्चन आता है, कबीर से, तुलसीदास से, सूरदास से, इसके बारे में एकदम कंप्लीट होना ही चाहिए। चलिए 92 नंबर, क्योंकि आप इस मतलब ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा गैर एग्जाम नहीं दे रहे हैं, SSC GD का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। 92, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में किसे माना जाता है? तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में सूरदास को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। 92 हो गया ना? अच्छा, अरे कहाँ गया? 93, रामचरितमानस के भाषा क्या है? जो रामचरितमानस लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा गया था? ये क्वेश्चन पूछा। तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अभिवादन किसने किया था? ये राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस चीज का स्वर्ण काल? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ठीक है, तो ये कहा जाता है आपके भक्ति काल को। कवियों के लिए तो भक्ति काल को ना स्वर्ण काल कहा जाएगा। 97 नंबर, सूरदास कौन, किसके गुरु थे? सूरदास के गुरु कौन थे? ठीक है, तो सूरदास के जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य। नेक्स्ट, बहुत क्वेश्चन इसे आया है अभी तक। 98, कमायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? जो कमायनी है वो किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये है आपका महाकाव्य। ठीक है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो ये किया है आपके बिहारी ने। राग दरबारी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो ये राजनीति समस्या को उजागर किया था। राग दरबारी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हम इसका वीडियो अपलोड किए थे। ये एक उपन्यास है, काफ़ी लंबा था, जिसको हम काफ़ी शॉर्ट में लगभग आधा घंटा में कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, तो जो भी राग दरबारी नहीं देखे हैं वो जो उसमें जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छा से बताए हैं हम। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा 100वां क्वेश्चन खत्म होता है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना होगा तो अच्छा कमेंट कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।